स्वागत है आपका निशांस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो मेन बोर्ड वाला जो पेपर हुआ उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको एक बात और अच्छी बताता हूं मैं कि ये जो पेपर है जो हमने एनालिसिस किया ये सारा निशांस की टेस्ट सीरीज से ही पूरा का पूरा पेपर है। मतलब एक क्वेश्चन भी इधर उधर शिफ्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इस पे एक बार डिस्कस जरूर करें और इस पर एक विचार भी करें कि क्यों हमारे लिए निशांस की टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। ये आज आपको इसमें क्लियरिफाई हो जाएगा। पहले हम एक बार पेपर डिस्कस करते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखें। मैं आपको फिजिक्स का पार्ट सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला। The process of splitting white light into 7 constituent colors by a prism is called। देखें, ये जो उसने बताया है उसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास होती है तो वो कितने एक तो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों डिस्पर्सन। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? फर्स्ट। Just a minute। तो ये हमारा फर्स्ट है डिस्पर्सन। ठीक है, सेकंड हम बात करें ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू। ये किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि रेज जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एंटर करने के बाद उनका क्या होता है? डाइवर्जन होता है ड्यू टू छोटे छोटे पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ एयर। ठीक है, या टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा उसका रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। यानी हमारे फर्स्ट का 7, फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट का 7 फिजिक्स का है जिसका आंसर है डिस्पर्सन। 8 हमारा फिजिक्स का है जिसका आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और उसके बाद 9th भी हमारा फिजिक्स है। हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। वन डबलिंग द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ओके, ए और बी हमें गिवन है, दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए की वैल्यू 3 ओम और बी की वैल्यू 7 × 10⁻⁵ ओम × मीटर। तो ए जो है, ए किसकी वैल्यू है? ओम, यानी ए मतलब आर। ठीक है, ए मतलब क्या हो गया? आर मतलब 3 ओम। और बी मतलब हो गया रेजिस्टिविटी, वो कितना है? 7 × 10⁻⁻15। 7 × 10⁻⁻15 ओम × मीटर। हमें पता है R = ρl/a होता है। अब उसने बोला है कि लेंथ को क्या कर दिया जाए? डबलिंग द लेंथ, यानी लेंथ को डबल कर दिया जाए तो R डैश हो जाएगा ρ × 2l/a। इसका मतलब ρl/a × 2। ρl/a किसके बराबर है? R के। ये क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ R। और R की वैल्यू कितनी है? 3 ओम, यानी 2 × 3 यानी 6 ओम। ठीक है, तो हमारे पास नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 6 ओम। यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 6 ओम। ठीक है, अब देखो ए की 3 ओम 3 ओम, तो ये तो कैंसिल। अब हमारे पास बी और सी वाले ऑप्शन है,
तो ए की वैल्यू 6 ओम हो गई, ठीक है। तो बी में देखें एक डबल है और एक 7 एज इट इज है और एक 14 10⁻⁴। अब उसने क्या ऐसा बोला है क्या, उसने कुछ रजिस्टिविटी के बारे में नहीं बोला है, उसने केवल क्या बोला है, लेंथ को हमने डबल किया। तो क्या एक बात बताएं, रजिस्टिविटी क्या लेंथ पे डिपेंड करती है क्या? नहीं। रजिस्टिविटी क्या एरिया पे डिपेंड करती है क्या? नहीं। तो जो रजिस्टिविटी जैसी थी रजिस्टिविटी वैसी ही रहेगी, चाहे आपका रेजिस्टेंस बदल जाए। इसका मतलब हमारा ये हुआ कि हमारा रेजिस्टेंस तो 6 ओम हो सकता है लेकिन रजिस्टिविटी जो थी वही रहेगी। यानी हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा, बी ऑप्शन। ए की वैल्यू 6 ओम और बी की वैल्यू 7 × 10⁻⁻15 ओम इनटू मीटर। तो ये हमारा ए आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम और बी की वैल्यू 7 × 10⁻⁵ ओम इनटू। तो ये हमें क्लियर हो गया कि जो रजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। 10th वाला जो है, 10th वाला हमारा जो आंसर है 10 वो है एम्पियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, देखें द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। ध्यान देना इनसाइड, ठीक है। हम ये बात जानते हैं कि ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है ये साउथ। आउटसाइड तो क्या होगी, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। लेकिन इनसाइड क्या होगी भाई, इनसाइड साउथ से नॉर्थ। तो आउटसाइड तो क्या हुई और इनसाइड क्या हुई, आउटसाइड हुई नॉर्थ से साउथ और इनसाइड हुई साउथ से नॉर्थ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, करेक्ट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, जब हम हमारे लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते हैं तो हमारी मिडिल फिंगर जो है करंट को रिप्रेजेंट करती है, हमारी फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है और जो हमारा थंब है वो हमारे मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन देखें, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सही है, थंब इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर बिल्कुल ठीक है, मिडिल फिंगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। देन डी ऑल इज द करेक्ट, यानी ऑल ऑफ द अबव सारे सही। इसका फर्स्ट 12th का क्या हो गया, 12th का हो गया हमारे पास ऑल इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिखनी है, उसी में स्पेस है वैसे तो हम लिख देते हैं। It is the center of the hollow sphere which is forming part of the
स्फेरिकल मिरर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर या सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम मिरर की बात करें तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये पूरे सर्कल का क्या होता है, सेंटर, ठीक है। एक होलो स्फीयर का पूरा क्या है, सेंटर, ठीक है। चलो देखें, नेक्स्ट है डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस, it is the reciprocal of focal length, ठीक है। यानी P बराबर 1/f किसमें, मीटर में, या P बराबर 100/f किसमें, सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पावर ऑफ लेंस की कहानी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखें, फंक्शन ऑफ अ फ्यूज की मैं बात करूं तो फंक्शन ऑफ अ फ्यूज यानी फ्यूज एक ऐसी डिवाइस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और लगभग होता है इसका 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये आपकी डिवाइसेस, ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपके अप्लायंसेस को क्या करती है, अप्लायंसेस को हाई करंट से बचाती है। यानी जब उनमें एक हाई करंट फ्लो होगा तो उस हाई करंट से वो आपके अप्लायंसेस को जलने से बचाती है, ठीक है। फ्यूज का जनरली यही काम होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखें, राइट द टू यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के दो यूजेस कौन कौन से हैं। कॉनकेव मिरर के दो यूजेस हैं, एक तो हमारे पास जो डेंटल चेकअप के लिए यूज होता है, तो एक तो डेंटल चेकअप के लिए है और दूसरा यूं तो बहुत सारे हैं, जैसे हम व्हीकल में यूज करते हैं, व्हीकल की हेडलाइट के लिए, या हम ऐसा बता सकते हैं कि सर्चिंग लाइट के लिए, या हम ऐसा बता सकते हैं कि डेंटिस्ट जनरली यूज करते हैं, ठीक है, किसी चीज को क्या कन्वर्ज करने के लिए, क्योंकि इसने पूछा क्या है, कॉनकेव, तो किसी चीज को कन्वर्ज करने के लिए चीजें यूज होती है। और भी हमारे पास जैसे शेविंग मिरर के लिए यूज होता है। शेविंग मिरर में जो हम मिरर यूज करते हैं वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, व्हाई आर द डेंजर सिग्नल रेड इन कलर, एक्सप्लेन। अच्छा, उसने पूछा है कि जो डेंजर जोन होता है, डेंजर सिग्नल होता है, वो लाल कलर का क्यों होता है। पहली बात तो ऐसा होता है कि रेड कलर ज्यादा वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। दूसरी बात ये होती है कि रेड कलर की वेलोसिटी जो है ज्यादा होने के कारण उसकी वेवलेंथ भी ज्यादा होती है, ठीक है। जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है, क्लियर। हम और ज्यादा उसको सिंप्लीफाई करें तो हम ये बोल सकते हैं कि रेड कलर की वेलोसिटी ज्यादा होती है, वो स्कैटर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। वेलोसिटी ज्यादा है, स्कैटर कम होगा। स्कैटर कम होगा तो वो एकदम ऐसा फैलेगा कम, जो ज्यादा फैलता है वो कम दिखता है, जो कम फैलता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, एकदम फोकस्ड होता है, तो उसको हम इजीली देख पाते हैं। इसलिए रेड कलर हमें दूर से ही दिखाई देता है और इसीलिए डेंजर सिग्नल जितने भी हैं वो कौन से कलर के होते हैं, रेड कलर के, ठीक है। जैसे वायलेट कलर है वो ज्यादा फैलता है, तो फैलता है तो हमें क्लेरिफाई नहीं होता, ठीक है। वेलोसिटी ज्यादा है, स्कैटर कम है, ठीक।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक द सिंबल ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। अच्छा, प्लग की अगर हम बात करें तो प्लग की जो है इस तरीके से बनती है, ओपन सर्किट, ये है ओपन। अगर वो क्लोज सर्किट पूछता तो क्लोज सर्किट होता है ऐसे, ठीक है, ये क्लोज सर्किट। दूसरा क्या पूछा, रियोस्टेट। चलो ये तो बुक के स्टार्टिंग में ही है इस तरीके से, ठीक है। तो रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बार बार फ्लक्चुएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट देखें, In what order are electrical appliances usually connected in domestic electric circuit and why? हमने ये बोला है, क्वेश्चन में ये समझा है कि जितने भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के रिस्पेक्ट में, वो घरों में किस ऑर्डर में जुड़े होते हैं? वो जुड़े होते हैं भाई हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं। और वो ये पूछ रहा है कि जुड़े तो होते हैं लेकिन क्यों जुड़े होते हैं? तो इसलिए जोड़ते हैं कि उसमें सेम वोल्टेज अप्लाई हो या सेम वोल्टेज फ्लो हो। क्योंकि हमने ये पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग होता है लेकिन वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो? लो रेजिस्टेंस इन सर्किट, और क्या हो? अगर सेम वोल्टेज होगा तो करंट की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। तो डिफरेंट करंट, ठीक है। तो इसलिए हम हमारे घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं, और यही वो पूछ रहे हैं हमारे क्वेश्चन, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 800 वोल्ट का एक रेफ्रिजरेटर है जो 4 घंटे पर डे चलता है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। अच्छा, कॉस्ट निकालनी है सितंबर की। तो सितंबर में हमारे पास कितने डेज होते हैं? 30 डेज, ठीक है, ठीक है। तो 800 वॉट जो है वो 800 वॉट उसकी क्या है? पावर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पावर इज इक्वल टू 800 वॉट, ये 0. कितना हो जाएगा? 8 किलोवाट, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है? 4 आवर। सितंबर के अकॉर्डिंग 4 into 30, 4 3 जा 120 आवर्स, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? P into T, T की वैल्यू 0.8 किलोवाट इंटू 120 आवर, ये हो गया 96 किलोवाट आवर। तो ये हमारे पास हो गया 96 यूनिट, ठीक है। एक यूनिट का खर्चा दिया है 2 रुपए, ठीक है। तो इसका कर देंगे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 96 इंटू 2 192 रुपीज। ये हमारा आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है क्लास में भी, ये क्वेश्चन हमने क्लास में करा हुआ है और हमने क्लास में करवाया हुआ, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखें, फाइंड द एमीटर रीडिंग इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। एमीटर क्या रीड करता है? करंट की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। चलिए हम करंट देखते हैं। ये देखें, ये वाला पूरा सर्किट क्या है? पैरेलल, ठीक है। तो 3 3 3 का निकाल देते हैं हम पैरेलल। तो
तो 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 एलसीएम 3 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3 यानी 1 ओम। तो R की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 1 ओम। ठीक है, देन अब इसकी जगह पूरे की जगह 1 ओम आ गया, तो 1 1 और 2 ये हमारे पास क्या हो गया सीरीज में हो गया। ठीक है, तो R डैश हम जब निकालेंगे तो 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 2 ओम कितना हो गया ये 4 ओम। तो नेट R डैश इक्विवेलेंट कितना आ गया 4 ओम। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 8 वोल्ट, V बराबर 8 वोल्ट। हमें पता है ओम के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR या I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू 8, R की वैल्यू 4, 4 से 8 2M। तो हमारे पास जिसने भी ये वाला क्वेश्चन किया है उसका आंसर आ रहा होगा 2M। ठीक है, ये 2 एम्पियर जो है हमारे किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई करंट की वैल्यू। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डिफाइन मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। देखिए magnification, it is the ratio of height of an image with height of an object। ठीक है, तो हाइट ऑफ एन इमेज एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी m बराबर hi अपॉन ho, या हम इसको ले लेते हैं v अपॉन u। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है लेंस की। अगर यही बात मिरर की होती तो यहाँ पे क्या आ जाता माइनस का, यहाँ पर क्या आ जाता माइनस का v। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें राइट बोथ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ही है रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन। सेकंड लॉ बोलता है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, ये हमारे दोनों लॉज थे। नेक्स्ट देखें, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफिनिटी। तो बड़ा आसान सा डायग्राम है, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, रेज आती है, टकराई गई, आई टकराई गई, पीछे की तरफ अगर आके मिलना चाहे तो यहाँ पे मिल जाएगी फोकस। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी। हाँ, इसका हम नेचर लिख सकते हैं। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, कहां पे बनती है, एट फोकस। साइज क्या होगी, पॉइंट साइज। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉ और डायग्राम बन चुका है। अगर इसके और की बात करें, राइट द लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला जो है वो क्या है हमारे पास, लेंस फार्मूला 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1। ये हमारे पास लेंस फार्मूला है। नेक्स्ट है स्नेल का लॉ जो रिफ्रैक्शन में यूज होता है, स्नेल्स लॉ क्या था, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। यही तो था, हम कई जगह देखते भी हैं म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू साइन आर। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी ये है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट।
ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट। देखें तो बड़ा आसान है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा फोकस f1, ये ट्वाइस ऑफ f1, ये f2, ये ट्वाइस ऑफ f2। जब रेज आती है इन्फिनिटी से टकरा के कहां जाती है, वो फोकस पर। ये तो और आसान है, ठीक है। ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। इसकी नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। बहुत ही आसान पेपर था, बहुत ही आसान, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यहां तक बच्चों हमारा जो है फिजिक्स का पार्ट खत्म होता है। अब आप इस पर एक बार जिसने भी टेस्ट सीरीज दी है, जिसने भी पुराने पेपर्स यूज किए हैं निशांस के, तो आप उस पे एनालिसिस करना बच्चों, क्योंकि सारे क्वेश्चन पेपर से ही आया है, सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही है। जो क्लास में डिस्कस हुआ है लास्ट टाइम, जो 1 महीने में 15 दिन में जो रिवीजन क्लासेस लगी हैं, जो भी चीजें रिवाइज हुई है, उन्हीं में से सारा पेपर बैठा है। पूरे साल तो कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े, लेकिन जो कंक्लूजन निकलता है लास्ट टाइम पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे ध्यान रखें, और आप अपनी सफलता को पाने के लिए निशांस को ज्वाइन जरूर करें। ये आपको एक अच्छी सलाह है, आप निशांस से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।